तो हेलो दोस्तों। अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं तैयारी 360 पे। क्या है सर? वो सीरीज का नाम है तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को, जो हम कवर करेंगे इस सीरीज में, स्पेशली इकोनॉमिक्स के। आपके बेसिक्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, तभी आप एडवांस लेवल पे जा पाएंगे, तभी आपकी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और तभी आप मेंस की पीवाईक्यू लिख पाएंगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। इसी नजरिए को और इसी थॉट को आगे लेके जाने के तहत हम ये सीरीज लेके आए। तो उस सीरीज का जो तमिलनाडु इकोनॉमिक्स का बोर्ड का एक बुक है, उसकी हम पहला आज लेक्चर लेके, सबसे पहले वही जैसे हमने बताया बिगनिंग करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। सर अगर आप इकोनॉमिक्स को देखें ना, तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, मतलब नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह में चले गए, वहाँ क्वांटिटेटिव फाइनेंस वगैरह सब कुछ सारा इकोनॉमिक्स है, इकोमेट्रिक्स वगैरह। पर हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत बेसिक जानना है, सुपरफिशियल जानना है, उतना जानना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो पाए, दैट्स इट। तो बेसिकली क्या होता है सर? बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है। बेसिक बेसिक, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। एक है माइक्रो और दूसरा है सर मैक्रो। जब मैं आपको बताऊंगी माइक्रो क्या है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। मतलब आज अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मेरे डिसीजंस क्या होंगे, कंजप्शन पैटर्न क्या होगा। अगर आज मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं किस चीज में कंजम्पशन कम करूंगा। अगर अगर सर मैं किस चीज का डिमांड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी अगर इनकम इंक्रीज हुई तो इंफीरियर और सुपीरियर गुड्स में मेरा डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। ये जब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से आ जाए, जैसे इंडिविजुअल कंपनी कि यार मार्केट में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, क्या मैं इंक्रीज करूं प्रोडक्शन या कम करूं। कि इंडिविजुअल एक चीज के पर्सपेक्टिव से जब इकोनॉमिक्स के डिटर्मिनेंट्स को हम देखते हैं, जब उसको एनालाइज करते हैं, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो टेक्निकली हमारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। दो है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंफीरियर गुड्स के रिलेटेड ही आया हुआ है, लेकिन जो हमारा मेजर पर्सपेक्टिव है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड से समझ आ रहा है, मैक्रो द बिग पिक्चर। आपको लार्जर पिक्चर देखनी है, आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना है, क्योंकि जर्नल स्टडीज के एग्जाम में आपको विड्थ ज्यादा कवर करनी है एज कंपेयर टू डेप्थ। ठीक है सर? तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? Macroeconomics is the study of overall economy, including factors such as GDP, inflation, unemployment, economic growth. ब्रॉड टॉपिक्स है सर। ब्रॉड टॉपिक्स को हमने यहां पर देख लिया कि क्या है। जैसे मैक्रो क्या कर रही है, देश की इन्फ्लेशन, देश में इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, बेरोजगारी कितनी है देश में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी चल रही है, जैसे हम कहते हैं इंडिया में प्रोजेक्टेड ग्रोथ है कि यार 6% से ऊपर जाएगी। तो ये एक ओवरऑल पूरे देश के पर्सपेक्टिव से है, पूरे देश के पर्सपेक्टिव से, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यही हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या पर्सपेक्टिव है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या पर्सपेक्टिव। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस समझा। माइक्रो व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल, मैक्रो व्हेन इट्स प्रेजेंट इट्स अ बिग पिक्चर, इट्स अ बिग पिक्चर कॉम्प्लेक्स। आप पूरी चीजों में पूरे वाइड गैमेट को देख रहे हो एक साथ और उसको एनालाइज कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देख रहे, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप देख रहे हैं कंजप्शन पैटर्न्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इन फ्यूचर शायद कंट्री की उस एस्पेक्ट में ग्रोथ ना हो जितनी होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट में आप साथ में ये भी देख रहे हैं कि सर चेंज ऑफ नेचर ऑफ जॉब्स कैसी है, जैसे एआई आ रही है तो कितना डिस्टर्ब हो रहा है मार्केट। तो आप इतनी सारी चीजें सिर्फ एक ही कंसेप्ट से देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप इन द सेंस क्या क्या चीजें ये कवर कर रहा है, क्या क्या चीजें ये कवर कर पा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजें कवर कर पा रहा है सर? इकोनॉमिक आउटपुट। आउटपुट आउटपुट सिंपली अगर मैं आपको बोलूं तो जीडीपी ही है, जीडीपी ही है। और जीडीपी का अगर आपको मतलब नहीं पता सर, तो इसका मतलब आपको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। मतलब जीडीपी का क्या होता है मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है। आपको हाइपोथेटिकली मानना है कि इंडियन इकोनॉमी एक ही गांव है, गांव में एक ही चीज की प्रोडक्शन हो रही है। और प्रोडक्शन किसकी हो रही है? टोमेटो की। टोमेटो की टोमेटो की प्रोडक्शन हो रही है। पेन चेंज कर लेते हैं। टोमेटो की प्रोडक्शन। अब सर
टोमेटो की प्रोडक्शन हो रही है, और मान लीजिए टोमेटो की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 10 kg, 10 kg उस गाँव में हो रही है, और 1 kg का प्राइस 100 रुपीज है, 100 रुपीज पर केजी। तो मतलब इस 10 kg की ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी सर, 1000 रुपीज। अब देखिए, ये 1 साल की प्रोडक्शन है इस गांव में, एक विलेज में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया। वैल्यू ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं है, गुड्स प्रोड्यूस इन एन ईयर, 1 साल में, उसको ही हम जीडीपी कह रहे हैं। वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब मॉनेटरी प्राइस 1000 रुपए। इस क्वांटिटी की वैल्यू है, इस गुड्स की वैल्यू 1000 रुपीज, इंडिकेट करती है जीडीपी, इंडिकेट करती है जीडीपी। ये होता है जीडीपी का एक कॉम्प्लेक्स टर्म को आप लेमन टर्म्स में कह सकते हैं कि जीडीपी को समझने का आसान तरीका। ठीक है सर, ये आपको आ गया। इकोनॉमिक को, अनएम्प्लॉयमेंट को देखता है, मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट बताया, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज जॉबलेस एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को भी देखा हमने, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो यार किस चीज के लिए, हम मैक्रो पिक्चर कवर कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। मान लो जैसे मेरे अनएम्प्लॉयमेंट का चीज है, अब अनएम्प्लॉयमेंट से मैं क्या कर रहा हूं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कैसे कवर करना होता है मैक्रो में, टाइप्स, यार फ्रिक्शनल है जो हम आगे पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल है, डिसगाइज्ड है, कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट कंजम्पशन पैटर्न्स में क्या है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज हुई है उसने ये इंडिकेट कर कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है, कंजम्पशन पैटर्न में क्या शिफ्ट आएगा, कंजम्पशन पैटर्न में क्या शिफ्ट आएगा, फिर क्या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है नहीं हो रहा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे हम इंडिया में कहते हैं कि यार डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें रीप करना है, क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और क्या हो रहा है, डिसरप्शन इन द जॉब मार्केट, डिसरप्शन इन जॉब मार्केट क्यों हो रही है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, क्या स्किल सेट मैच नहीं है, जिसे हम कहते हैं स्किल डेफिसिट है आज के टाइम पे इंडिया में, उससे आप इससे कंपेयर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को। और क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या कंपेयर कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से हम, और क्या कर सकते हैं, यहीं से सोसाइटी के एस्पेक्ट्स आप देखेंगे, जैसे डिप्रेशन, सुसाइड, ठीक है, ये एस्पेक्ट हो गया आपका, ये एस्पेक्ट हो गया। और क्या हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट से, और आप कैसे लिंक कर सकते हो सर, फ्यूचर ग्रोथ भी इंपैक्ट होगी, फ्यूचर ग्रोथ भी इंपैक्ट होगी। जब लोग काम ही नहीं करेंगे, कुछ होगा ही नहीं, तो नए आइडियाज कैसे क्रिएट होंगे, नई चीजें कैसे क्रिएट होंगे, और देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। और क्या रीजन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को आप एक और तरीके से रोक सकते हैं, ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया में, ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब्स। तो देख रहे हैं सर कितने सारे पॉइंट जनरेट हो गए एक ही टॉपिक से, ये होता है मैक्रो पिक्चर को कवर करना, इसी से आंसर भी होगा और इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती जाएगी। ठीक है सर, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमने कहा कि पोटेंशियल है, ये हमें देखना है, ये हमें देखना है, ये एस्पेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन कितनी है, प्राइसेस कितने हैं, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में हम पता करेंगे, गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, और इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या वो है, और एफआरबीएम एक्ट में कितना बोला गया है, और मॉनेटरी पॉलिसी अगर नहीं कन्वर्ट कर पाए +2 -2 में तो गवर्नमेंट की क्या उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, ये सारा हम इन्फ्लेशन में कवर करेंगे। और इन्फ्लेशन जब होगी तो आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कितनी कम हो जाएगी, जब इन्फ्लेशन होगी तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी होगी। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसी चीज में कवर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है सर, इन्फ्लेशन एंड प्राइस। इन्फ्लेशन और प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इलेक्शन के टाइम पे, इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है और एक कॉस्ट पुश होती है।
डिमांड की वजह से जब इन्फ्लेशन हो तो उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट की वजह से, पीछे अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इंक्रीज हो जाए तो वो कॉस्ट बेस्ड होती है इन्फ्लेशन, वो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दिया हुआ है हल्का हल्का, लेकिन हम इसे एक्सटेंशन में लेके जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत बेसिक हो रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। जो मेजर है वो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, फादर ऑफ कैपिटलिज्म एडम स्मिथ, फादर ऑफ सोशलिज्म कार्ल मार्क्स। ठीक, सिंपल। अब क्या डिफरेंस है समझते हैं। जैसे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है जो हम लेटर कवर करेंगे, पर ये एक्सट्रीम एंड्स में स्पेक्ट्रम है, जैसे स्पेक्ट्रम चलता है, एक जगह पूरा कैपिटलिज्म, एक जगह सोशलिज्म, और बीच में मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, क्या मतलब है कैपिटलिज्म का, क्या मतलब है, देखो, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर प्राइवेट ओनरशिप एंड द मार्केट डिटरमाइन द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में, जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कोई इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा हो, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा हो तो उसे हम कैपिटलिज्म फेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सर कैपिटलिज्म का क्या मतलब हुआ कि कोई इंडिविजुअल एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जहां जिस इकोनॉमी में हैव्स एंड हैव्स नॉट ओनली, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिसके पास रिसोर्सेस होंगे, जो प्रोडक्शन कर रहा होगा, जैसे अंबानी अडानी, तो वो हैव्स है। बाकी धारावी में भी, मुंबई में कितने लोग रहने हैव नॉट्स है। तो इनइक्वालिटी हो जाती है कैपिटलिज्म। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इनइक्वालिटी, और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया में इनइक्वालिटी एट हाई चल रही है, बहुत ज्यादा आगे चल रही है। ये होता है कैपिटलिज्म। पर क्या कैपिटलिज्म पूरा खराब है? नहीं सर, कैपिटलिज्म बिल्कुल खराब नहीं है। किसी देश की तरक्की के लिए कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म मेरिट्स क्या करता है, फेवर्स मेरिट। जैसे मेरिटोक्रेसी है, जैसे कैपिटलिज्म कहता है ठीक है यार, आप में टैलेंट है तो आप कमा सकते हो, कमा लो, सिंपल सी बात है, खुद भी कमाओ, देश को भी आके लेके जाओ। ये कैपिटलिज्म का कहना है। पर कैपिटलिज्म तभी बेनिफिशियल है जब फेयर कंपटीशन हो, जब सब कुछ यार सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। पर ऐसा नहीं होता। मान लो अंबानी अडानी है, उनके पास बहुत पैसा है, वो आज लेवरेज कर सकते हैं कि यार गवर्नमेंट को कहें कि यार पॉलिसी हमारे अकॉर्डिंग बनाओ, सारे जितने मेजर प्रोडक्ट्स हैं हमें दे दो, पोर्ट्स के हो चाहे एयरपोर्ट्स के हो, हमें दे दो। तो क्या कोई दूसरा प्लेयर उस इंडस्ट्री में एंटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं सर हम क्रॉनी कैपिटलिज्म। इसको हम कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? इट्स अ नेक्सस बिटवीन द कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट। और ये डिजायरेबल नहीं है किसी भी देश के लिए, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट का नेक्सस क्रिएट हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अनड्यू एडवांटेज उठाती है कॉर्पोरेट पैसा देती है, सिंपल सी बात है, उनको इलेक्शन वगैरह के लिए चाहिए, और वो इनके फेवर में पॉलिसी बनाते हैं। एज अ रिजल्ट फेयर कंपटीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये कैपिटलिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। Whereas socialism is an ideology that has been propagated by Karl Marx। क्या कहता है सर? सर वो कहते हैं कि ठीक है, यहां पर यार हमें नहीं चाहिए कोई ऐसा कंपटीशन वगैरह, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे जो रिसोर्सेस हैं, इट विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट उसे ओन करेगी। देन उसके बाद क्या करेगी, जो रिसोर्सेस होंगे वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे हर इंसान के पास, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा सोशलिज्म में, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब कुछ गवर्नमेंट ओन होगा, और इक्विटेबल होगा। दो ये कुछ टाइम के लिए प्रोपोगेट किया गया था यूएसएसआर में, जो अर्स्टवाइल रशिया है, पर ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं हो पाया। जैसे अगर आप इंडिया में आप देखते हैं ना कि पीडीएस सिस्टम है जहां पर सब्सिडाइज राशन प्रोवाइड करा जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सोशलिज्म। ये सोशलिज्म का पार्ट है। एमजी नरेगा है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देनी ही देनी है 100 दिन के लिए, ये पार्ट ऑफ सोशलिज्म है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है
कंसिडर टू बी सोशलिज्म, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो रही है, जो सोशलिज्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। चलते हैं नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। अच्छा ठीक है, सही है। चलो यार, फायदे तो हैं, सोशलिज्म सुनने में अच्छा लगता है कि सब इक्वल होंगे, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होंगी, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब एक ही लाइन पे, स्टेबिलिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे फॉर्म पे सब खड़े होंगे। लेकिन यार एक चीज है, इससे देश आगे नहीं बढ़ता, लैक ऑफ इंसेंटिव। अगर आप धरती पे आए हो तो कोई तो इंसेंटिव हो, कोई मकसद होगा, करियर होगा, एम्बिशन होगा, आगे बढ़ना चाहते होगे। जब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा तो फिर कॉम्प्लेसेंट हो जाऊंगा, क्यों करूं यार मैं कुछ, जब मैं किसी से आगे निकल ही नहीं सकता, कुछ बहुत बड़ा चीज एलन मस्क बन ही नहीं सकता, तो एफर्ट करने का फायदा क्या। गवर्नमेंट दे देगी, वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी खा लेंगे। तो लैक ऑफ इंसेंटिव है, लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी, लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी। ठीक। दूसरा है स्टिफल्ड इनोवेशन। अगेन, काम ही नहीं करेंगे तो इनोवेशन कैसे आएगा, जब तक बिजनेसेस ही नहीं होंगे, कोई प्रोफेशनल्स ही नहीं होंगे, तो इनोवेशन कैसे आएगा, इनोवेशन नहीं आएगा। इनोवेशन तभी आता है जब इंसान काम करता है, इंसान नॉलेज को एक्वायर करता है और वो एम्बिशियस होता है। जब एम्बिशियस होगा तो वो कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करेगा, वरना वो नहीं करेगा, सिंपल। दूसरा सर, इनएफिशिएंट एलोकेशन। सर आपको ये पता होगा कि हमारी देश के ब्यूरोक्रेसी जो है, इफ नॉट सबसे ज्यादा, पर वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड आप कह सकते हैं सर्विसेज है। बहुत करप्शन है उसमें, लीकेजेस इतनी ज्यादा है, इनएफिशिएंट एलोकेशन। तो जब सोशलिज्म होगा, जब पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट इंक्वायर करे, अगेन वो टाइम आ जाएगा प्री 1991, जहां पे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे एक टाइम पे। आज इतने नहीं है जितने 1991 से पहले हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस था, जो एक नॉर्मल लेमैन के पास, या आप कह सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होता। उनके पास वो एक्सेसिबिलिटी थी। एज अ रिजल्ट काफी ज्यादा हाई करप्शन, और ये यूएसएसआर में भी हुआ था, सेम करप्शन था। ठीक है सर। अगेन सर, स्कैरसिटी ऑफ गुड्स हाईली करप्शन से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा लीकेजेस, एक टाइम पे क्या होता था सर कि पीडीएस में फेयर प्राइस शॉप वगैरह पे एमएसपी के द्वारा चावल लिए जाते थे, और ब्यूरोक्रेट्स क्या करते थे कि वो चावल को बाहर बांग्लादेश में सेंड कर दिए, क्योंकि यहाँ तो आपको सस्ते में बेचने पड़ते थे। लीकेजेस बांग्लादेश जा रही थी और वहां पे वो मार्केट इंटरनेशनल प्राइस उठा रहे थे। तो ऑफकोर्स स्कैरसिटी ऑफ गुड्स तो होनी है। ठीक है। सोशलिज्म को हम सर क्या कहते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी, कमांड मतलब डायरेक्ट ऊपर से, सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सारा कुछ गवर्नमेंट ही करेगी सर, सारा कुछ गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है सर। चलते हैं नेक्स्ट पे सर, चलते हैं नेक्स्ट पे सर, डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। अब हमने कैपिटलिज्म को भी देखा, कैपिटलिज्म का डीमेरिट्स थे सर। सबसे पहले इनकम इनइक्वालिटी, जैसे मैंने पहले बताया था, हैव्स एंड हैव नॉट है, उनकी हमेशा लड़ाई रहेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग नहीं जा पाएंगे, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, और वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी इंडिकेट करती है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है सर, हैव नॉट से उनको तो एक्सप्लॉइट करना ही पड़ता है। आप अगर आज गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स, जो स्विगी जोमेटो के वर्कर्स होते हैं, उनकी कंडीशन देखेंगे तो आप बोलेंगे जिंदगी बेकार है, क्या जीने का फायदा। इसको कहते हैं प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन, प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन गिग इकोनॉमी में कवर करेंगे टॉपिक डिटेल में। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे भी बहुत था सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे भी बहुत था। चाहे आप 18th सेंचुरी देख लीजिए, उसके टाइम पे सर क्या होता था कि दो शिफ्ट हो रहा था मूवमेंट, क्योंकि लोग रूरल बैकग्राउंड से अर्बन सेंटर्स आ रहे थे, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी वहां। हाई क्या आप कह सकते हैं कि जब जो आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, वर्किंग आवर्स एक्सट्रीमली हाई, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो औरत हो। अब तो फिर भी मेटरनल लीव वगैरह आती है, तब तो वो भी नहीं थी। ह्यूज एक्सप्लॉइटेशन, वेजेस आपके मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा कम, हद से ज्यादा कम। और वो आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड वेजेस हर जगह तो नहीं मिल रहे, स्टैंडर्ड वेजेस हर जगह तो नहीं मिल रहे। ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी मेंस के लिए। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन सर, एक डिबेट होती है जिसमें हम कहते हैं डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट।
सिंपल सी बात, कैपिटलिज्म कह रहा है ये सिर्फ पैसे से मतलब है, वी आर हियर फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज द, आई वुड से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कैपिटलिज्म। उन्हें एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या कर रहे हैं, जैसे आपने कोस्टल रेगुलेशन जोन देखे होंगे, वो कह रहे हैं कोस्ट पे भी यार हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर देंगे क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट कि अगर कोस्ट पे सेटअप हो गया तो कितना ज्यादा इकोसिस्टम डैमेज होगा, वेटलैंड्स को हटाया जा रहा है। इन स्पाइट डूइंग दैट कि वेटलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट के लिए। वेटलैंड्स आपको पता होगा कि साइक्लोन रोकने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम वेटलैंड्स आते हैं, अगर उनको भी हटा दिया गया तो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट है। दो हमें डेवलपमेंट चाहिए, वी नीड दैट, हमें सोशलिज्म एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर सकते, डेवलपमेंट चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमें एक हार्मनी चाहिए डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के साथ। क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट को हटाएंगे तो कैपिटलिज्म का कोई मतलब नहीं है, और वो क्लाइमेट चेंज आपको आने वाले टाइम में शो भी कर देगा। ठीक है, तो ये सारे इसके एस्पेक्ट्स, ये सारे इसके एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो रहती है, जैसे 2088 का क्राइसिस आ जाता है जब पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, जैसे आज के टाइम पे भी मार्केट रिसेशन में, ऑलमोस्ट रिसेशन नहीं कह सकते, स्लो डाउन में चल रहा है, ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर किसी की नौकरी जा रही है। तो ये कुछ डीमेरिट से कैपिटलिज्म। अब ये है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी से पहले हम टू सेक्टर इकोनॉमी को थोड़ा समझते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी को थोड़ा समझते हैं क्या है। सर्कुलर फ्लो में जैसे सर, सबसे पहली चीज टू सेक्टर, टू टू सेक्टर इकोनॉमी। बस फ्लो समझना आज के टाइम पे क्योंकि बेसिक। ठीक है, मान लीजिए सर ये हाउस होल्ड, और ये फर्म। सर आपको एज्यूम करना है फर्म जो है बर्गर बनाती है, बर्गर बनाती है, बर्गर बनाती है। क्या चाहिए फर्म को सर, बर्गर वगैरह बनाने के लिए क्या चाहिए, इसे चाहिए सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड, भैया जमीन तो चाहिए कोई धंधा करने के लिए, लेबर, ठीक है, मजदूर भी चाहिए, कैपिटल, अभी बस इतना मतलब मान के चलो कि पैसा, वैसे पैसा नहीं होता, मशीनरी गुड्स होते हैं, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये चारों, ये चारों चाहिए उसे बर्गर बनाने के लिए भी। सिंपल सी बात है, कोई फर्म है तो ये तो चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करेंगे। यही तो, यही तो आएंगे सर, हाउस होल्ड से ही तो आएंगे ना, लेबर आएगा, एंटरप्रेन्योर आएगा, इन्हीं में से कोई धंधा खोलेगा तो कैपिटल भी लगाएगा। तो यही हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। इसके बदले फर्म इनको कुछ देगी नहीं। सिंपल सी बात है, जब आप मजदूर को एम्प्लॉय करोगे तो वेजेस तो दो, कुछ तो दो। इसके बदले ये इसको देंगे फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या हुआ? फैक्टर इनकम क्या हुआ? लैंड में, लेबर में वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, यही हुआ, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट। ये सारी चीज क्या हुई? फैक्टर इनकम। ये सारी चीज क्या हुई? फैक्टर इनकम जो मिलेगी। अब मान लो इसने बर्गर प्रोड्यूस करा, बर्गर प्रोड्यूस करा, बर्गर, एक बर्गर की कीमत है एमआरपी ₹100, 100। यहां पे इसने फैक्टर इनकम पे करा। अब यही फैक्टर इनकम जब लोगों के पास आया तो इन्होंने डिमांड करी और खर्चा करा बर्गर पे, एक्सपेंडिचर।
भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो कोई चीज होगी, दोबारा सुन लो क्या चीज है भाई। हाउस होल्ड और फर्म्स का रिलेशन बता रहे हैं हम सर्कुलर फ्लो में। फर्म प्रोड्यूस कर रही है बर्गर, बर्गर के लिए चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जब उसको प्रोवाइड कर रही है तो फर्म इसको फैक्टर इनकम भी देगा। जब उनके पास पैसा आया, लेबर के पास वेजेस आए, तो वो कुछ खर्चे का भी उसने डिमांड करी बर्गर की, उसने डिमांड करी बर्गर की, इसने एक्सपेंडिचर करा और इसने इसको बर्गर दी। ठीक, पैसा यहां पे आया, पैसा फिर से वहां चले गए, पैसा यहां पे आया 100 रुपए, पैसा फिर से यहां पे 100 रुपए में चले गए, 100 रुपीज चले गए। तो यही 100 रुपया फ्लोट हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। दूसरे पेन से दिखा देंगे, दूसरे पेन से दिखाएंगे। बर्गर 100 रुपीज एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर यहां पे पहले 100 रुपया इन हाउस होल्ड के पास है, फॉर एग्जाम्पल लेबर के पास है, इसने वेजेस की डिमांड करी, वेजेस सॉरी वेजेस की कह रहा हूं, गुड्स की डिमांड करी, खर्चा बर्गर 100 रुपीज। यही तो फ्लो हो रहा है, 100 रुपए पहले इनके पास आया, 100 रुपए वो गया। यही सर्कुलर फ्लो को शो करता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इसलिए क्योंकि हाउस होल्ड और फर्म है, अभी हमने गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर को कंसिडरेशन में नहीं लिया। आई होप आपको ये टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल समझ आ गया हो कि कैसे मनी फ्लो कर रहा है। और मनी देखो, अभी हमने कहा था जीडीपी, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर, एक ही बर्गर प्रोड्यूस हो रहा है 100 रुपीज है, वही वैल्यू इधर जा रही है, वही वैल्यू इधर आ रही है, जीडीपी कितनी है 100 रुपीज। सिंपल, समझ गए कंसेप्ट, समझ गए? तो बस आज के लिए बेसिक इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।